बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में मैं हूँ रियाज नारेजू। आज आपके साथ बहुत ही अहम बातें शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ऐसी बात है जिससे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे कि मेरे हुए थे। हुआ क्या है, सबसे अहम बात यह कि वो कौन सी ऐसी सहाफती शख्सियत है जिसने ऐसे स्कैंडल को सामने मंजराम पे लेके आई है। उस सहाफती शख्सियत ने कौन से दावा किए हैं, उस दावा का ताल्लुक इमरान खान से कैसे मुंसलिक किया जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, और कौन से वो दो खबर साहब बंदे हैं जो कि यहाँ से खान साहब के पैगाम साहब बंदे थे, जो यहाँ से खान साहब उनको मुल्क की राज देकर अमेरिका और बर्तानिया भेज रहे थे, जो उस बीच में थे। इस स्कैंडल के को किसने मंजर आम पे लेके आया है, और इस स्कैंडल की हकीकत क्या है, ये आज की बहुत अहम खबर है। इसके साथ आपको निगरान सेटअप के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। निगरान सेटअप के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मतलब फंसी लोगों का सेटअप नहीं है, बल्कि ये उस मुल्क की असल जो कुव्वत है उनके लाए हुए शख्सियत है। बेशक लाजमन पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें एक ही पेज पे होती हैं, और मैं भी आपके साथ आज जो चीज शेयर करने जा रहा हूँ वो बताया जा रहा हूँ आपको कि ये सारी बातें, इनमें कोई हकीकत नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और मेरे तजज़िये के मुताबिक आज भी एक ही पेज मौजूद है, और एक ही पेज के जरिए ये वफाक में जो सिस्टम आप देख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो एक ही पेज का हिस्सा है। इसके साथ जो मुमकिन शख्सियात अब निगरान काबीना में शामिल हो रही है, मैं उनके नाम भी आपसे बताऊंगा। इसके साथ आपको काकर साहब ने भी हलफ ले लिया है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और न्याजी साहब, इमरान खान का भांजा, वो भी गिरफ्तार हो चुका है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अहम खबर से, जो कि मेरी इस व्लॉग की सबसे अहम की एलिमेंट में शुमार होती है। वो है मशहूर मरूफ सहाफ़ी एक सलीम साफ़ी का एक बड़ा धमाके खेज इंकशाफ और बहुत बड़ा दावा, जो उसने अभी कुछ ही लम्हों पहले जारी किया है। उनके मुताबिक, सलीम साफ़ी के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदर जो ये आप हम बोलते रहते हैं कि ये सिस्टम के हवाले से कि साफर की कहानी क्या है, तो वो साफी साहब क्या कह रहे हैं साफर के इशू पर, वो आपसे शेयर करनी है। साफर के हवाले से एफआईआर की तहकीकात तो अब तकरीबन मुकम्मल होने जा रही है, लेकिन उससे हटकर जो अहम चीज जो सामने आई है, जो सरफेस पे एक अहम एलिमेंट सामने आया है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। साफी साहब ने इसको लीक आउट किया है, इसको ब्रेक किया है, इसका इंकशाफ किया है, और बड़ा वजनी है। आप सुनेंगे, जैसे मैं एक बहस से छोटा सा तालिब इल्म और तजियाकार कुछ चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप में भी अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें रखी है कि इस मुल्क के अंदर हर बंदा सियासी तौर पर बड़ा मैच्योर है, तो आप भी समझ पाएंगे। तो ये जो साफर की कहानी है, वो आपको पता है कि ये एक किस्म का रिजिम चेंज का एक बयानिया था जो खान साहब ने इस पर बड़ा खिला। अब इसकी ऑफिशियल बात क्या है, खान साहब के हवाले से एक जो आखिरी बात मंजराम पे आई है, वो ये कि मेरे पास साफे की कापी थी, मुझसे गुम हो गई है। अब उस साफे की कापी गुम हो गई है, इसके पीछे क्या कहानी जन्म ले रही है। और साफी साहब का कहना है कि ये रिजम चेंज जो मामला है, ये एब्सोल्युटली झूठ है। वो हकायत के बुनियाद पर बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी भूचाल बर्पा होने जा रहा है, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने जा रहा है, बहुत सा हकायत सामने आने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के अवाम को यह दावा करना बड़ा आसान हो जाएगा इस मुल्क के अंदर सियासी लोग, बिलखुसूस हमारे खान साहब के हवाले से, कि वो किस तरीके से वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे हैं। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक हकीकत है, और खान साहब ने इसकी धज्जियां उड़ाई हैं। उनके मुताबिक खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी की है, ये सच है, ठीक है। और जो है दावा इनका, सलीम साफी साहब का दावा है कि रिजिम चेंज एब्सोल्युटली एक झूठ है, लेकिन साफर एक हकीकत है। अच्छा, उस हकीकत के पीछे क्या है? उस हकीकत के पीछे उनका कहना है कि खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन खान साहब का बयान रिजिम चेंज के हवाले से सरासर वो झूठ मानते हैं साफी साहब, उसके लिए वो बड़े मंतक दे रहे हैं, वो आप भी सुन सकते हैं। मैं आपको उनके मंदरजात बता रहा हूँ ताकि आप पहुंच सके। उनका कहना है कि ये जो साफर है, इसकी कापी ना सिर्फ जीएच के पास मौजूद है, ना सिर्फ डीजीआईएसआई के पास मौजूद है, बल्कि दिगर जो उस मुल्क के अंदर अहम इदारे हैं उनके पास मौजूद है। अगर कापी गुम हुई है तो सिर्फ खान साहब की गुम हुई है, और असल कहानी यहाँ से
जन्म पजीर ले रही है। इस असल कहानी, असल हक़ाइक़ यहाँ से जन्म लेना शुरू करते हैं। अच्छा, वो सिक्कों की जो कापियाँ साइफर की जीएसक्यू के पास और DGISA के पास मौजूद हैं और दीगर इदारों के पास मौजूद हैं, वो बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में है। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा गुंजाइश नहीं है कि वो साइफर की कापी खान साहब के पास जो थी वो गुम हो गई है, बाकी लोगों के पास तो गुम नहीं हुई है। अब साफी साहब का ये नया दावा है, नया इंकशाफ है कि खान साहब ने अपने दो खुफिया रसां शख्सियात के जरिए पाकिस्तान के अहम राज पाकिस्तान के वो अमेरिका और बरतानिया के साथ शेयर किए हैं। अब ये कहानी आगे खुलने जा रही है, इसके पीछे क्या हकायक है, क्या हकीकत है, कितना झूठ है, कितना सही है। लेकिन साफी साहब अगर ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि साफी साहब पहले वो सहाफित शख्सियात है जो बता चुके हैं कि साइफर जो खान साहब ने लहराया था इस्लामाबाद के जलसे में, वो साइफर असल में नहीं था। वो खुद खान साहब बोलते हैं कि वो उसकी कापी थी, उसकी एक फोटो कापी थी, ओरिजिनल नहीं था। लेकिन जो असल जो साइफर होता है वो किस रंग का होता है, वो कौन सी शील्ड का होता है, उसमें येलो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो येलो अमेजिश होती है, और जो उसका अक्स होता है वो एक किस्म का इतना मुनफरद डिफरेंट होता है कि कोई भी समझ सकता है वो कहाँ से। अब ये कहानी जो वहीं से ही ये बात एस्टेब्लिश हुई थी जब साफी साहब ने ये बात बोली थी कि ये असल वो लेटर नहीं है जो खान साहब ने उस जलसे में लगाया था। जो साइफर होता है वो अपनी बनावट के हिसाब से, अपने रंग के हिसाब से और अपनी उसकी प्रिंटिंग के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। चलें, ये तो एक कहानी आपसे शेयर करनी थी, खबर वो आपसे शेयर कर दी। अब निगरान सेटअप की भी बात करते हैं। अच्छा चले, बड़ी अफसोसनाक मैं देखता हूँ कुछ लोग दोस्त हमारे तर्जा करते हैं कि चूंकि बाप जो थी बैठल अवामी पार्टी माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की थी, ये बातें वो हमारे दोस्त करते हैं, उसी को बुनियाद बना के बोलते हैं कि ये जो अपना अनवर काकर साहब हैं, ये भी उसी चेन का हिस्सा हैं जिसे वो बनी थी, जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने उस बाप पार्टी को तश्कील दिया था। तो अगर प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर कोई ना मुस्लिम नून का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना ही किसी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसको रिकमेंडेशन की है। तो ये नाम कहाँ से अचानक आ गया और ये चिमोगलियां हो रही है कि भाई ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट का है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमें भी पता है, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर एक हकीकत है इस्टेब्लिशमेंट, उससे इनकार नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी अफवाज का बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ी उसकी कुर्बानियां भी हैं, उनका एक सिक्योरिटी सेटअप भी है और पाकिस्तान के जो जोग्राफी सेटअप है उसमें वो बिल्कुल उस ढांचे में ढल चुकी है। तो इस बात को तो आप बिल्कुल अक्सर नजरअंदाज कर दें कि हम अगर उनको कोई बात बोले तो वो कोई अचंभे की बात होगी, ऐसी नहीं है। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि ये सेटअप जो आप वफाक में भी आया है, ये बिल्कुल ही एक ही पेज का सेटअप है। और ये सेटअप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर हकायक को देखेंगे, हकायक को सामने रखेंगे, तो आपको मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेटअप इसी एक ही पेज का इसलिए हिस्सा मैं कह रहा हूँ कि एक ही वक्त में जब जंग होती है तो एक ही वक्त में एक ही फौज 10 ममालिक के फौज से नहीं लड़ती। तो सियासी जो होती है जो जंग मुख्तलिफ राय, वो भी आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर पीटीआई और खान साहब की अपनी नफसियाती जो कैफियत है, जो खान साहब के अपने जो अमल हैं, जिस तरीके से खान साहब ने हैंडल किया है, चीज़ों को मिस हैंडल किया है, ये आज जिस नहज पर पीटीआई मौजूद है, जिस नहज पर जिस जिस तकलीफ के आलम में पीटीआई के लोग हैं या खुद खान साहब हैं, तो वो किसी की पैदा करदा नहीं है, बल्कि अपनी उनकी पैदा करदा है, ना कि सियासी मनसूबाबंदी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि माजी में जब पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बुनियाद पर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ ने रिकंसिलिएशन किया था और उस नतीजे में एक बहुत ताकतवर जनरल को शिकस्त दी थी, जनरल मुशर्रफ को। यही इनको एजाज जाता है मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को, नवाज शरीफ को, उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो इक़्तिदार के अमल से बाहर निकल आए। तो वो इसलिए तो पॉसिबल होता कि वो दो सियासी कुव्वतें आपस में उनका जो हुआ था, इत्तेहाद हुआ था, तो उसकी एक सबब बना था ये। तो अभी भी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इस मुल्क के अंदर सपोज करें अगर इस मुल्क की असल जो कुव्वत है उसने एक झगड़ा मौला हुआ है या उसका झगड़ा उसके गले पड़ चुका है पीटीआई से, तो अगर उसको निपटना है तो सबके साथ सियासी कशीदगी नहीं हो सकती, सबके साथ सियासी झगड़ा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं होता। आपको एक सियासी कुव्वत से लड़ना होता है तो दो सियासी कुव्वतें आपको सपोर्ट के लिए चाहिए। तो ये समझ लें, ये अपने बात रहने बिठा दें और आने वाला वक्त भी मेरी इस बात की तकलीफ
में बहुत सारी चीजें सामने लेके आएगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें कितना वजन है, कितना लॉजिक है। तो ये आप समझ जाए कि अगर ये सेटअप आया भी है और काका साहब आ भी हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं। और चले 6 से 8 माह की कहानी हम अगर तजवीज़ के तौर पर बोलते हैं कि डिले होने जा रहा है इलेक्शन, वो तो वक्त बताएगा, इसके आसार तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये सब भी एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी का हिस्सा ही है मेरे नजरिए के मुताबिक। अच्छा, अब सिंध की बात करते हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं उससे उससे उस सोच से मुतफिक हूँ, उस सोच को मैं तायद करता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यही सेटअप जो आपने वफाक में तक एस्टेब्लिशमेंट का, यही सेटअप सिंध में भी आने वाला है। हो सकता है जो 4 नाम चल रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि चूंकि लेकिन 2 बातें बड़ी मैं आपसे क्लियर कर दूं। अगर सिंध के अंदर ये सेटअप जरदारी साहब के सपोर्ट से आता है तो आप ये समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट के नजदीक तरीन जमात कौन सी है, वो आपको इस सेटअप से जो आने वाला सेटअप निगम सेटअप होगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके साथ अगर नहीं होता और वो बिल्कुल अलग आता है तो आप ये समझिए एक पेज पे है, लेकिन पहले नाम उन्हीं के चलेंगे जो जैसे वफाक में हुआ है, वही नक्शियात यहाँ पे भी होगी। तो फिर कुछ मुश्किलातें सियासी तौर पर यहाँ पे कुछ लोगों को साथ पॉलिटिकल फोर्स के साथ बिल्कुल होने हो सकती हैं। लेकिन एक पेज की बात मैं सेंट्रल लेवल पर इसलिए बोलता हूँ, वफाकी लेवल पर इसलिए बोलता हूँ कि इसकी जो आजकल के पाकिस्तान की मुआशी हालात है, सियासी हालात हैं, ये मुतमल नहीं हो सकते कि एक ही साथ आप सबके साथ महादारा मोल दें। और पाकिस्तान की असल कुव्वतें ऐसा नहीं कर सकती, वो बड़ी बेचूक होते हैं, उनको पता है कि मामला कैसे चलाना होता है। तो अब पाकिस्तान जो सिंध में नाम चल रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम इजाफा हो गया है। पहले 3 तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल के नाम थे, जिसमें से ममता शाह, सिद्दीक मेमन साहब सबका चीफ सेक्रेटरी हैं, ममता शाह भी सबका चीफ सेक्रेटरी हैं, शेख सदर साहब भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। ये 3 नाम गर्दिश में थे, कुछ नाम और भी हैं जो मैं नहीं ले सकता अभी, लेकिन वो भी नाम गर्दिश में हैं, उनकी भी कंसिडरेशन हो रही है इक़्तिदार के मैदान में। लेकिन एक नाम दूसरा भी आ गया है, वो है मुबीन जुमानी साहब का। ये नाम पॉलिटिकल तौर पे आया है, बाकी लोग सब नामों में, लेकिन ये चीज़ फाइनल नहीं है। मेरा अंदाजा है कि हो सकता है कि हम जिस चीज़ का सोच रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा हो जाए। जैसे कि फेडरल में आपने देखा कि वफाकी सिस्टम में जिस तरीके से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए काकर साहब का नाम सामने आया, किसी के ज़हन व गुमान में नहीं था ये बात। तो ऐसी सूरत अगर यहाँ होती है तो फिर दूसरी कहानी आपको समझ में आएगी कि ये कहानी इस तरफ जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। और अगर ऐसा सिस्टम में नाम ऐसा नहीं आता, उनका नाम नहीं आता, पॉलिटिकल तौर पर जरदारी साहब के कोई दिए गए नामों से कोई सिलेक्ट होता है, तो फिर समझ जाएं कि जरदारी साहब बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है एस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा, वफाक की भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि वफाक में भी जो कुछ जो नाम गर्दिश में आ चुके हैं उनके भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 नाम से, बाकी तो बहुत सारे नाम है लेकिन मैं 3 नाम बड़ी अहम वजारतें मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, हफीज शेख का नाम निगरान वजीर खजाना के तौर पर लिया जा रहा है, और जलील अब्बास साहब जिसका आपको याद होगा कि बड़े मजबूत उम्मीदवार थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उनका नाम वज़ीर ख़ारजा के लिए लिया जा रहा है। शोएब सदर साहब एक पुलिस फोर्स के पुलिस ग्रुप के एक सीनियर अफसर रिटायर्ड हैं, वो वज़ीर दाखिला के नाम उनका आ रहा है। बाकी नाम भी है लेकिन मैं जो 3 अहम नाम है वो आपसे मैंने शेयर करता हूँ। अच्छा, आपके साथ ये भी मैं शेयर करता हूँ कि मियां साहब की फिलहाल वापसी के रास्ते जो वाज़ह थे कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले, वो अब मौदम हो रहे हैं, उनके इम्कानात बहुत कम हो रहे हैं। अब देखने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप जब तक जस्टिस फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस के तौर पे सामने नहीं आ जाए तब तक आप सुकून के साथ लंदन में बचे रहे। लेकिन कुछ लोगों ने हमें, मुस्लिम लीग की एक सीनियर क्यादत ने हमें ये भी दावा किया है कि हमने ये मशवरा दे दिया है कि आप यहाँ आ जाएं, जैसी सूरत बनती है, चाहे गिरफ्तार करें चाहे न करें, चाहे मुश्किल हालात हों, लेकिन आपको यहाँ पर फाइट करना है। यहाँ जो स्पेस खाली हुआ है खान साहब के बाद, उसको आपको फिलअप करना है। तो ये बातें भी आपसे शेयर करनी थी। आखिर में हसन न्याजी साहब एबटाबाद से गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है। और ये आपको तो वो मनाजर आपको याद होंगे, न्याजी साहब ने जो जिस तरीके से मैं खुद अगर सपोज करें, मैंने अगर वो वीडियो देखी न्याजी साहब की, जिस तरीके से वो 9 मई के शाम रात शब को जिस तरीके से बहरूदी की गई, जिस तरीके से हमारे पाक फौज के वर्जियों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, डील किया गया, वो इतना अफसोसनाक है। मैं खुद हम बेहद साफ़ी या बेहद आम चीज़ देख के में बहुत दुख हुआ कि ये इंतहाई हद हो जाती है किसी भी जगह पे आपके
जो लिमिटेशंस हैं वो उसकी आपने हद कर दी, जो आपने वहां पर रवैया रखा। तो हसन कैदी साहब के साथ हुआ है, और मुस्लिम नून की एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हिना परवेज भट्ट के साथ जो लंदन में हुआ है वो भी अफसोसनाक है। बड़ी बदतमीजी, बड़ी गालम गलोच हुई है इनके साथ। ये आपके मनाजर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, आपको नजर आएंगे। इस तरह तरीके से जो कल्चर है ये नहीं होना चाहिए। हम पहले भी इसकी मजम्मत करते आए, अभी मजम्मत करते आए, और अभी आप के साथ जो हमने अहम खबर शेयर की है इसके लिए हम आपको मजीद अपडेट देंगे। जो साइफर की कहानी है, जो दो बंदों के नाम मंजर आम पे आने का कहा जा रहा है कि कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों के अंदर ये दो नाम भी जाहिर हो जाएंगे। कौन वो दो नाम हैं, कौन वो खबर रसा थे खान साहब के, जो जो जिनके जरिए खान साहब अमेरिका और लंदन को पाकिस्तान के अहम राज शेयर करता रहा है। ये इंतहाई संजीदा किस्म मसला है। अपने अपने गिरद ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।